अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को, और साथ ही साथ हम इनिशियल प्रॉब्लम्स का एक लॉजिकल लिंक क्रिएट करेंगे विद द करंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। और फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी उन्होंने हमें एक प्रिजन ऑफ हिस्ट्री में कैद कर दिया और हम लोग अभी तक इस प्रिजन से नहीं निकल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. 1947 के बाद अब जो दो तीन टॉपिक आने वाले हैं, ये आपकी जो हिस्ट्री है या आपकी जो स्टेट है उसका एक रीजन है। यूँ समझ लें कि ये आपका एक बेसिक्स है, आपकी हिस्ट्री का एक बेसिक्स है। बिकॉज व्हेन यू नो द बेसिक्स, तो जो आपकी कमांड होती है इश्यूज़ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो एज वी ऑल नो, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947, बट ड्यू टू सम इंटरनेशनल इश्यूज, ड्यू टू सम इंटरनेशनल प्रेशर, the flight of British from the subcontinent was not a prestigious, it was a shameful flight. And the way they left the subcontinent and micromanaged everything, and without any planning, without any consideration, it was a shameful flight. Because of this shameful flight, on the map of the world, two countries were created at the same time. One was Pakistan and the other was इंडिया। और उसके साथ ही क्या होता है कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन होती है, विच इज़ 25 मिलियन अप्रॉक्सीमेट। इसमें दोनों शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेशन की और जिन्होंने इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट किया। और इसी शेमफुल फ़्लाइट की वजह से दुनिया को एक ट्रेजिक हिस्ट्री मिली, और यही पेनफुल फ़्लाइट, यही शेमफुल फ़्लाइट अपने पीछे एक बहुत ही ब्रूटल किस्म की लेगेसी छोड़ जाती है, और इस लेगेसी को हम लोग कश्मीर इशू के नाम से जानते हैं। और यही कश्मीर इशू इन दोनों स्टेट्स के दरमियान अभी तक एक कॉन्फ्लिक्ट का और वार्स का सोर्स है। और अगर ये शेमफुल फ्लाइट ना होती, प्रॉपर तरीके से ब्रिटिशर पार्टीशन के हर एस्पेक्ट को देखते और इस पार्टीशन को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अब पार्टीशन का एक्सपेक्ट कौन कौन से थे, वो चंद मेन है, जैसे कि माइग्रेशन के इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड देन इकोनॉमिक इश्यूज़। और इन सब को अगर वो प्रॉपर तरीके से मैनेज भी करते और इनको एग्जीक्यूट भी करवाते, तो इन सब से होता क्या कि ये एक शेमफुल फ्लाइट ना होती ब्रिटिशर के लिए, रादर इट वाज अ प्रेस्टिजियस फ्लाइट, बट दैट वाज नॉट द केस। सो चलिए हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि द वे ब्रिटिशर इन्होंने जैसे डिवाइड किया थ्रू अ सर्जिकल ऑपरेशन एंड माइक्रो मैनेजड एवरीथिंग विद इंक्लूजन ऑफ नेहरू एंड सर्टेन अदर एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड व्हाट केम इनटू बीइंग वाज नॉट पाकिस्तान, व्हाट वाज ड्रीम्ड बाय द जिन्ना। बिकॉज कायद कभी भी एक डिवाइडेड पंजाब और एक डिवाइडेड बंगाल नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान हमें मिला वो मोथिटन था और ट्रंकेटेड पाकिस्तान था। और जब से ही एक आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया गया था तो उसके ऊपर डाउट्स थे, कंटिन्यूली डाउट्स थे कि इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या होगी, इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होगी, इसके सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे या नहीं होंगे, क्या ये सस्टेन भी कर पाएगा। तो इश्यूज थे। इवन अभी हमने मतलब पाकिस्तान बना भी नहीं था तो इसके ऊपर काफ़ी सारी कह लें कि क्रिटिक्स होती थी। और एक दफ़ा एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, उसने कायद से सवाल किया कि क्या आप देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान के अंडर पुअरर होंगे या फिर रिचर होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान का मतलब है कि उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी तो मुसलमान एक टफ़र या कह लें कि एक मसाइब सहने वाली कौम है, तो वो ये कर लेंगे अगर पाकिस्तान का मतलब ये है। तो मुझे ये इंट्रोडक्शन ज़रा सूट किया, आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से मोल्ड भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला अगर हम लोग मसला देखते हैं तो वो मसला कौन सा था, महाजरीन की इबादकारी का मसला या रेफ्यूजी क्राइसिस का मसला। कहते हैं कि जैसे ही पार्टीशन का एक ऐलान होता है तो मिलियंस ऑफ जो मुस्लिम फैमिलीज़ थी इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अब इन्होंने जो माइग्रेशन की वो क्यों स्टार्ट की, क्योंकि हमने एक हाइप क्रिएट की 1940 से 1947 तक कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान तो एक जन्नत है। तो इसी चीज़ को लेते हुए जो मिलियंस ऑफ मुस्लिम फैमिलीज़ थी उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी
पाकिस्तान की तरफ। अब कहते हैं जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं वो कहते हैं कि 10 मिलियन, और वैसे कुछ जगहों पे 25 मिलियन भी लिखा हुआ है। अब इतने ह्यूज माइग्रेशन को टैकल करना कोई आसान काम तो नहीं था, और वो भी एक ऐसी स्टेट के लिए जो बिल्कुल एक न्यूली फॉर्म हुई है, जिसके पास इवन इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं है। तो अब इन्हें तीनों चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, शेल्टर भी, उसके बाद इन्हें क्लोथ्स भी, और देन फूड भी। तो हमारे पास तो इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, तो इन्हें टेम्परेरी तौर पे जो मुहाजिरीन थे उन्होंने कैंप्स में रखा गया। और जब कैंप्स का विज़िट करने गए कायद, तो फातिमा जीना कहती हैं कि कायद क्राइड बिटरली, जैसे एक छोटे बच्चे नहीं रोते, कायद इस तरह रोए, और कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने भाई को 2 दफ़ा रोते हुए देखा। ये इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है कायद की, उन्होंने लिखी थी माई ब्रदर, उसमें उन्होंने ये कोट किया हुआ है वाक़या। और उन 2 दफ़ा में एक ये वाला इंसिडेंट भी था जब उन्होंने मुहाजिरीन कैंप्स का विज़िट किया। तो जो अगला इशू हमारे पास आता है वो आता है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज़। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज़ में किस किस की होनी थी? एक पंजाब की होनी थी, दूसरी होनी थी बंगाल की। अब इन दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस किया है रेड क्लिफ वाले अवार्ड की वीडियो में। खैर सरसरी सी समरी मैं बता देता हूँ इसमें लिखने के लिए कि बंगाल में कलकत्ता कायद को एंड तक लगता था कि हमें मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर ऐसी पार्टीशन हुई जिसमें कलकत्ता इंडिया को नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसी पार्टीशन होने ही नहीं देंगे। और कुछ इलाके ऐसे थे जो उन्होंने डेलिबरेटली इंडिया को दे दी, हालांकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ थे। और पार्टीशन भी इसी बेस पे हुई थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जो मुस्लिम मिनॉरिटी वाले इलाके हैं, सॉरी जो हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो इंडिया को मिल जाएंगे। तो जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी वाले थे बंगाल में वो कौन कौन से थे? एक तो था मुर्शिदाबाद, फिर था नदिया, तीसरा इलाका था बदरपुर, और चौथा इलाका था करीमगंज। ये चारों इलाके भी डेलिबरेटली इंडिया को दे दिए गए। कलकत्ता के बारे में चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान डेल्टा एग्रिंग बिलो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन व्हेन कलकत्ता बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया over 90% of industrial units in undivided Bengal were located in Calcutta or nearby West Bengal। अगला जो इशू था वो था डिवीजन ऑफ एसेट्स। अब जैसे ही डिवीजन होती है तो साथ ही कश्मीर का इशू भी शुरू हो जाता है। अब इंडिया वाले या नेहरू जो है वो बहाना बनाते हैं कि अगर हमने इन्हें पैसे दिए, जो इनका शेयर है, ड्यू शेयर है पाकिस्तान का, तो ये इन पैसों को इस्तेमाल करेंगे कश्मीर वार में इंडिया के अगेंस्ट। तो 4 बिलियन की जो रिज़र्व थे इंडियन रुपी के, उनमें से पाकिस्तान का शेयर था 750 मिलियन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कह लें कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमें तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाद में भी जो इंस्टॉलमेंट हमें मिलनी थी वो रोक दी गई। उन्होंने कहा कि हम आपको ये जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में देंगे, इकट्ठे पैसे नहीं देंगे। और ये जो इंस्टॉलमेंट थी वो उन्होंने कह लें कि इंटरनेशनल प्रेशर और गांधी के प्रेशर के ऊपर दी, और पाकिस्तान को ड्यू शेयर मिला 200 मिलियन का, और बाकी पैसे अभी तक हमें नहीं मिल सके। अब अगला जो इशू था ना, फेयर ऑफ बीइंग निप्ड इन द बट, ये कह लें कि सर्वाइवल इशू, पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू। और ये तो हमें अभी भी है, तब भी था क्योंकि ये हमारी साइक में बैठ गया था उस टाइम पे, और अभी भी है। अभी भी हमें एक फ़ोन आता है, एक फ़ोन कॉल आती है, और हम भी कहते हैं कि जो हुक्म सरकार, हम करने को तैयार हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो एक बयान देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान यू आर गोइंग टू गेट अ नेशन टेंट या नेशन हट, कि आप एक झुग्गी झोपड़ी जो है वो लेने जा रहे हैं, और जैसे ही कोई हवा आएगी तो आप, और सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान वेरी डिफ़िकल्ट थी, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मिलिट्री बेस नहीं थी, इकोनॉमिक बेस नहीं थी, देन वेपन बेस भी नहीं थी, तो ये काफ़ी मुश्किल था उस टाइम पे। और देन इसी साइक की वजह से हम लोग पार्ट बने सीटों का, सेंटो का। हमारे दिमाग में ये था कि हम किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं, सीटों का और सेंटो का। देन फिर हम कोल्ड वार का हिस्सा बन जाते हैं, देन फिर हम लोग वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बन जाते हैं। इसी फियर की वजह से, यही फियर हमारे दिमाग में होता है कि हम कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए हम लोग बड़े जो कह लें कि
जॉइंट ब्लॉक थे उनके साथ जुड़ गए कि जब भी हमें इंडिया से खतरा होगा तो हम हमारी मदद करने को कोई ना कोई आ जाएगा। और आप देख लें कि इवन इन 2022 ये फियर अभी तक है। और कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है पाकिस्तान की वो ये है कि दैट इट हैज़ सर्वाइव्ड, तो ये बच गया है किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट जो है वो है कि एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब इसके बारे में भी रेड क्लिफ का जो अवार्ड है अब में वो बात हो चुकी है। एक थी कश्मीर, एक थी जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद। अब कश्मीर का क्या केस था कि यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था और जो बाकी जो अवाम थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी की थी। तो जूनागढ़ में क्या था कि यहाँ पे जो राजा था वो मुस्लिम था और जो अवाम थी वो हिंदू थी। और हैदराबाद में भी यही केस था कि जो जो अवाम थी वो हिंदू थी, ये मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी थी और जो राजा था वो मुस्लिम था। अब इन दोनों स्टेट्स को इन्होंने एक्सेशन कर लिया किस बेस पे कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की है, इसलिए ये हम लोग एक्सेशन कर रहे हैं। बट कश्मीर कश्मीर के केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो राजा है वो हिंदू है लेकिन अवाम जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम की है, कश्मीर को भी एनेक्स कर लेते हैं। देन वाटर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं क्योंकि जो नेचुरल फ्लो था रिवर्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है जैसे ही डिवीजन होती है पंजाब की। और ये डिवाइडेड इस तरह होता है पंजाब के जो कैनाल सिस्टम है वो तो हमें मिल जाता है, जो कैनाल सिस्टम है वो हमें मिल जाता है, लेकिन जो इसका कंट्रोल है वो इंडिया के पास चल जाता है क्योंकि जो जितना भी वाटर सिस्टम था या कैनाल सिस्टम का उसका जो कंट्रोल था वो फ़िरोज़पुर और ज़ीरा में था। अब फ़िरोज़पुर और ज़ीरा किसको दे दिया जाता है? इंडिया को। तो और इंडिया क्या करता है इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए 1948 में वो पानी बंद कर देता है पाकिस्तान का। देन फिर इशू को रिजॉल्व करने के लिए 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है। फिर इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के इशू थे क्योंकि जो हिंदू ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदू ऑफिसर्स थे वही काम कर रहे थे इन इलाकों में, क्योंकि मुस्लिम्स की जो कह लें कि लिटरेसी रेट था वो काफ़ी लो था, तो ज़्यादातर जो मुलाजमतें थी वो हिंदुओं के पास थी सरकारी। तो जैसे ही पार्टीशन होती है तो वो माइग्रेशन कर जाते हैं इंडिया की तरफ, तो जो ऑफिस होते हैं वो बिल्कुल एम्प्टी पड़े होते हैं। और 322 सिविल सर्वेंट होते हैं जब पार्टीशन होती है 1947 में, और इनमें से जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? हिंदुओं की। और जो बाकी भी थे उनमें से भी कुछ वहाँ ही इंडिया में ही स्टे करते हैं, पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन नहीं करते। तो एक कह लें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान भी था पाकिस्तान के पास जब पाकिस्तान बना। देन अगला जो इशू था कि वो चॉइस ऑफ कैपिटल और नेशनल लैंग्वेज। अब क्या था कि अगर हम वेस्ट पाकिस्तान को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ जो जो पॉलिटिशियन थे सेंट्रल इंडिया से या यूपी सीपी से जितने भी थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो बेस थी वो यूपी सीपी की थी, सेंट्रल इंडिया की थी, तो वो माइग्रेशन कहाँ पे करके आते हैं? वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। अब इन सब का होता है कि हमें यहाँ को वेस्ट पाकिस्तान में जो यहाँ कायद का भी यही था कि हमें जो कराची है वही कैपिटल की सूरत में चाहिए। और लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन थे वो चाहते थे कि ढाका को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाए, और उसके साथ ही नेशनल लैंग्वेज का इशू भी आ जाता है। और इसी बेस पे जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ की मूवमेंट भी चलती है, तो कायदा को था कि उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज रखा जाए। हालांकि दोनों को अगर लैंग्वेज रख दी जाती बंगाली तो कोई इश्यूज रेज ही ना होते, या कह लें कि नफ़रतें हमारी जो हैं वो बेस ही ना करती, फाउंडेशन ही ना लेती। क्योंकि अगर हम वेस्ट पाकिस्तान को देखें तो इसमें 4 एथनिक ग्रुप थे, और अगर हम ईस्ट पाकिस्तान को देखें वहाँ पे एक ही एथनिक ग्रुप है वो है बंगाली, और उनके अंदर कह लें कि एक बंगाली जो नेशनलिज्म है वो भी ज़्यादा था हमसे। तो ये काफ़ी इशूज़ उस टाइम पे थे कि कैपिटल किसको बनाए, नेशनल लैंग्वेज कौन सी बनाए, क्योंकि जब तक कायद ज़िंदा रहे तो ये इशू कह लें कि सामने नहीं है। और जैसे ही कायद की डेथ होती है, एक लीडरशिप वैक्यूम आता है, तो ये सारे इश्यूज़ एकदम से सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि पाकिस्तान को तो बनाया था हमने इस्लाम के नाम पे, कलमा तैयबा की बुनियाद। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या होगा? वो इस्लामिक होगा, सेकुलर होगा, निज़ाम कौन सा होगा न्यूली बॉर्न स्टेट का? तो इसी इशू की वजह से हमें ऑलमोस्ट 9 साल लग जाते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और हमें अपनी डायरेक्शन का ही नहीं पता कि हमने जो स्टेट है उसको इस्लामिक नज़रियात के तौर पे लेके जाना है, सेकुलर के तौर पे लेके जाना है, या फिर इन दोनों के इम्तिजाज को इकट्ठा करके लेके जाना है। हालांकि कायद बिल्कुल क्लियर थे कि हमने इस्लाम को एक सेकुलर वे में लेके चलना है, मतलब कह लें कि एक
डॉगमेटिक व्यू नहीं लेना इस्लाम का, एक ब्रॉडर व्यू लेना इस्लाम का। लेकिन जैसे ही कायद की डेथ होती है तो कह लें कि एक लीडरशिप वैक्यूम की वजह से हम डायरेक्शन बिल्कुल ही खो देते हैं। तो एक टसल बन जाती है बिटवीन मुल्लाज एंड सेकुलरिस्ट एलिमेंट्स जो हमारी स्टेट में थे। देन पाकिस्तान एज इकोनॉमिक डेजर्ट। जब पार्टीशन होती है तो उस वक्त इंडिया में, यूनाइटेड इंडिया में 15,000 फैक्ट्री होती हैं। अब उन 15,000 में से 1,000 के करीब पाकिस्तान को मिलती हैं, जिनमें दोनों शामिल हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान में जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो हिंदुओं की थी और इनको पार्टीशन का अंदाज़ा था, तो वो काफ़ी अर्सा पहले ही जो अपना कीमती सामान था वो ड्रेन करके ले जाते हैं इंडिया में। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। शुरू से ही जब से ब्रिटिशर उन्होंने कॉलोनाइज़ किया था इंडिया को, तो ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान था जो अभी हमारे पास है, तो ये निगलेक्टेड इलाका था, यहाँ पे उनकी इतनी तवज्जो नहीं थी। और उसके साथ ही कलकत्ता का जो इशू जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडस्ट्रियल हब था वो किसको दे दिया जाता है, इंडिया को। और उसके साथ एक बाटला जो तहसील थी, आई थिंक गुरदासपुर की ये तहसील थी बाटला, वो भी मुस्लिम इंडस्ट्रियल हब था, वो भी इन्होंने इंडिया को दे दिया। देन फेलियर ऑफ मुस्लिम लीग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ऐसी जमात जो 1937 के बाद कायदे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको एक नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और ये जमात 1946 में क्लीन स्वीप करती है और पाकिस्तान बनाती है, एक नैरेटिव लेके चलती है। लेकिन जैसे ही 1947 आता है तो ये जमात जो सहर है 1946 वाला या पार्टीशन से पहले वाला, उससे नहीं निकल पाती, या वो कह लें कि एक नेशनलिस्ट जमात के तौर पे अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती। और जैसे ही कायद की डेथ होती है तो जो मुस्लिम लीग है वो मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम हो जाती है, जैसे जिना लीग, कयूम लीग और ईस्ट बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट। हालांकि मौलवी ए के फजलुल हक इसके पायनियर थे यूनाइटेड फ्रंट के, और ये मौलवी ए के फजलुल हक वही हैं जिन्होंने 1940 की करारदाद पेश की थी, या करारदाद लाहौर पेश की थी जिन्होंने। और कायद ने खुद कहा था कि मुस्लिम लीग जो है वो इक्वल टू पाकिस्तान है, अगर डिवीजन ऑफ मुस्लिम लीग होती है तो सिमिलर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वाज इन डीप क्राइसिस। नेक्स्ट फिर 1954 में सिकंदर मिर्ज़ा जो गवर्नर जनरल होते हैं पाकिस्तान के, वो मुकम्मल तौर पे डिस्बैंड कर देते हैं मुस्लिम लीग को और एक नई पार्टी बनाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी, और इसमें वही मेंबर शामिल होते हैं जो मुस्लिम लीग में थे। हालांकि कहते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा जो था वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था और इसका तल्लुक शायद मीर जाफ़र के ख़ानदान से भी मिलता जुलता है। तो ये जोड़ तोड़ की सियासत आपको पाकिस्तान के स्टार्ट में ही समझ आ जाएगी कि सिकंदर मिर्ज़ा ने पहले मुस्लिम लीग को डिस्बैंड किया, रिपब्लिकन पार्टी बनाई और उसमें वही मेंबर शामिल किए जो मुस्लिम लीग में थे। तो ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है वो आपको पाकिस्तान के स्टार्ट में ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। देन था लीडरशिप वैक्यूम, क्योंकि कोई मेजर लीडर था ही नहीं। आज़म की जो सडन डेथ होती है 1949 में, तो कोई लीडर सामने नहीं आता सिवाय लियाकत अली खान के, और लियाकत अली खान को भी 1951 में अक्टूबर 1951 में असैसिनेट कर दिया जाता है। और जैसे ही ये दोनों लीडर फ्रंट पेज से गायब होते हैं तो पाकिस्तान को संभालने के लिए कोई लीडर भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल कियास शुरू हो जाता है। आए दिन वज़ीर आज़म चेंज होते रहते हैं और कभी गवर्नर जनरल का राज चल रहा होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर का, कभी प्राइम मिनिस्टर ऊपर, कभी गवर्नर जनरल नीचे। तो इस तरह से जो इश्यूज़ हैं वो चलते रहते हैं। और देन 1958 में मार्शल लॉ लग जाता है और अभी तक पाकिस्तान इसी जो क्राइसिस है इसी से फेस कर रहा है, इसी वैक्यूम को फेस कर रहा है, क्योंकि कोई लीडर अभी तक सामने नहीं है, कोई पॉपुलरिस्ट लीडर, ये कह लेना पॉपुलर लीडर, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। और जैसे ही वो ज़्यादा पॉपुलर होता है तो हम उसको फांसी पे लटका देते हैं। और अब अल्लाह ताला इमरान खान की खैर करे, क्योंकि ये भी एक पॉपुलरिस्ट लीडर बनता जा रहा है भुट्टो की तरह। देन फिर आ जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, कोल्ड वार सिनेरियो, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस लेता है तो उस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन में एक ज़्यादा ऊपर की गेम खेली जा रही होती है जिसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। तो पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल रिलेशन बनाने थे, तो अब चॉइस करनी थी कि हम लोग जाएं ईस्ट की तरफ या फिर जाएं हम लोग वेस्ट की तरफ। ईस्ट में था रशिया और वेस्ट में था अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़। तो जैसा कि रशिया के साथ तो इतनी हमारी हेलो हाई थी नहीं, और उसके साथ इंडियन फैक्टर भी था, क्योंकि इंडिया का झुकाव किसकी तरफ था, रशिया की तरफ। और इसके साथ एक बड़ी वजह थी कि जो ट्रूमैन था उस वक्त पे अमेरिका का प्रेसिडेंट,
ट्रूमन डॉक्ट्राइन के अंदर उसने एक मार्शल प्लान अनाउंस किया था और उसमें वो उन मुल्कों को पैसे दे रहा था जो उसके साथ आके अलायंस कर रहे थे। तो हमें पैसों की ज़रूरत भी थी, तो हमने क्या किया कि हमने चूज़ किया अमेरिका को। तो हम बेसिकली हम लोग कोल्ड वार का हिस्सा बन जाते हैं। देन थे फाइनेंशियल क्राइसिस। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 4 बिलियन में से हमें मिलने थे 750 मिलियन, वो हमें मिले नहीं, और वो हमें मिले 200 मिलियन की सूरत में एक किस्त। और फिर आ जाते हैं फॉरेन रिज़र्व, वो तो थी इंडियन करेंसी। अब फॉरेन रिज़र्व की अगर बात करें तो जो उस टाइम पे टोटल फॉरेन रिज़र्व थे वो थे आलमोस्ट 965 मिलियन के, और इसमें से पाकिस्तान का शेयर था 30%। लेकिन उसमें से हमें मिला कितना? ओनली 28 मिलियन पाउंड। डिवीज़न ऑफ आर्मी की अगर हम लोग बात करें तो जो तय हुआ था वो ये तय हुआ था कि 64% मिलेगा इंडिया को, आर्मी पर्सनल भी, जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो भी, और उसके साथ 36% मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन बाद में पाकिस्तान को फोर्स किया गया कि वो सिर्फ 1/3 ले। जो मिला वो क्या मिला? टोटल 46 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें से सिर्फ 9 पाकिस्तान में सिचुएटेड थी, बाकी सारी किस में थी? इंडिया में। तो इनके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ ही 17 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, यानी असला साज फैक्ट्रीज थी, वो सारी की सारी इंडिया में थी, और इनके बदले हमें पैसे मिलने थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। जो असला डिपो थे या इंजीनियरिंग कोर के जो डिपो थे वो भी ज़्यादातर इंडिया में थे। इधर वेस्टर्न साइड पे तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये निगलेक्टेड हिस्सा था, इसको इतना डेवलप नहीं किया गया था। क्योंकि जो कह लें कि ब्रिटिश के या ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी स्टेक्स थे वो बंगाल, अवध और सेंट्रल इंडिया में थे, दिल्ली की तरफ थे, हैदराबाद दक्कन की तरफ थे, टामिल की तरफ थे, या पोर्ट सिटीज़ की तरफ थे। ये जो वेस्टर्न हिस्सा था ये तो बिल्कुल निगलेक्टेड था। और देन अगर हम आर्मी के रैंक्स की बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, तो पाकिस्तान को एट दैट टाइम थी 4000 ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, और जो हमें मिलते हैं वो सिर्फ 2300 थे। देन अगर हम लोग अगर एक और प्रॉब्लम की बात करें तो वो था कश्मीर इशू। ये सबसे अहम इशू था। अब इसी इशू की वजह से 1948 की आई थिंक जो पहली वार थी, इंडो पाक वार, वो होती है, और इसी वार की वजह से हम लोग हिस्सा बनते हैं सेंटो और सीटो का, देन कोल्ड वार का, देन फिर 1965 की वार आ जाती है। इशू क्या था? कश्मीर। तो जैसे ही ये वार होती है तो हमारा सारा फोकस किस तरफ चला जाता है? आर्मी को डेवलप करने पे, डिफेंस को डेवलप करने पे। फिर 1971 की वार होती है। ऑल्दो यहाँ पे कश्मीर डायरेक्ट काज नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट काज भी होती है 1971 में। देन 1979 अफ़गान वार, हम लोग अगेन एक कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। इशू क्या था? हम अपने डिफेंस को बेहतर कर सकें, एक स्ट्रेटजिक जो डेप्थ है वो ले सकें, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट तो इंडिया के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं सिवाय कश्मीर के। तो पाकिस्तान जितने भी आर्सेनल बनाता है, जितनी भी डिफेंस करता है, वो किसके अगेंस्ट होती है? इंडिया की तरफ। अब इंडिया के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट सिर्फ क्या है? कश्मीर का। देन 1984 और 85 में जो सियाचिन का इशू होता है वो भी कहाँ पे होता है? कश्मीर वाली साइड पे। फिर हम लोग 1974 से 98 तक हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक आर्सेनल वो डेवलप करते हैं, और हमारा जो सोशल सेक्टर है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है। फोकस क्या था? कश्मीर। इन 1999 की जो कारगिल वार है, वजह क्या थी? कश्मीर। 2001 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वजह क्या? कश्मीर। देन 2007 में जो मुंबई अटैक्स हुए, वजह क्या थी? कश्मीर। आल्दो ये सारे इंसिडेंट जो होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काज सिर्फ एक ही है, और वो सिर्फ कश्मीर काज है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, व्हेन अ नेशन फेस सो मेनी इश्यूज एट द सेम टाइम, देन द अल्टीमेट जो स्ट्रक्चर बनता है वो वीक ही बनता है। देन द अल्टीमेट स्ट्रक्चर विल बी वीक। पाकिस्तान फेसेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिक्योरिटी इश्यूज। और ये कह लें कि हाँ, ये हमें विरासत में मिले थे, ये सारे इश्यूज जितने भी थे ये हमें विरासत में मिलते हैं, पार्टीशन की विरासत में मिलते हैं। दुनिया का कोई ऐसा इशू नहीं है जो पाकिस्तान ने फेस ना किया हो। अब किसी भी इशू का नाम ले लो, मास माइग्रेशन, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमिक इश्यूज देख लें, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, दुनिया के किसी भी चीज़ का नाम लें, किसी भी इशू का नाम लें, और वो पाकिस्तान ने फेस किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उस फेज से बाहर भी निकले, विच मीन्स देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस नेशन।
with this state. We have the capability. We have the capability to grow. We are a strong nation, but first we have to came out of this prison, the prison of our history, and the history is still relevant with us.